हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गिरी एनसीईआरटी का 8वां अध्याय क्लास 6 का हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का 8वां अध्याय आज हम लोग क्लास 6 का वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि अशोका अशोका एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, मतलब चंद्रगुप्त का पोता। ठीक है, अशोक। ठीक है, वो इतना बड़ा योद्धा था कि इनका शासन एक मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका। ठीक है, और ये लगभग हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक तक इनका वर्चस्व था। और ये एक मतलब काफ़ी ज़्यादा खून खराबा कलिंग युद्ध में देखने के बाद जो है इनका मन विचलित हुआ और उसके बाद ये युद्ध करना त्याग दिए। ठीक है, तो इनकी कहानी क्या थी, ठीक है, क्यों इन्होंने युद्ध त्यागा था, इन सब के बारे में हम अब थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, जैसे क्या है कि एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा राज्य को एक साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, हम जिन शेरों के चित्र रुपया पैसे पर देखते हैं इनका एक लंबा इतिहास है। सही बात है, जो भी आप लोग नोट में या फिर रुपया में, पैसों में आप देखते होंगे कि शेरों का क्या है, एक चित्र मिलता है आपको देखने को। ठीक है, तो उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ आपको याद होगा, जहाँ भगवान बुद्ध यानी जो बुद्ध थे वो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में ही दिए थे। ठीक है, वहाँ जो है अशोका का अशोका का अशोका ने मतलब एक पत्थरों को काट करके बनाया गया था, स्तंभ बनाया गया था। ठीक है, जिसमें 4 शेर थे। ठीक है, और विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 7-7 में पढ़ा। ठीक है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोका के निर्देश पर इससे इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे क्या होता था कि राजाओं का तो राज्य बोला जाता था कि हाँ ये राज्य है। ठीक है, लेकिन इनके टाइम का जो राज्य था उनको साम्राज्य क्यों कहा गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, जैसे आप महाराणा प्रताप का राज्य था। ठीक है, आप लक्ष्मीबाई का एक राज्य था। ठीक है, लेकिन अशोका के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। ठीक है, आज से चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता से की थी। और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र दिया था वो उनके राज्य के राज्य कोष के बारे में जानकारी और कैसे राज्य कोष को चलाना है, ठीक है, उनके बारे में था। ठीक है, लेकिन आगे चल करके एडम स्मिथ, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है वो अर्थशास्त्र को अच्छे से व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, अर्थशास्त्र का कभी किताब पढ़ाएंगे तब। ठीक है, वंश वंश क्या होता है। ठीक है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त,
जो मौर्य वंश के संस्थापन किए। ठीक है, उनका बेटा बिंदुसार, जिनको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, ऐसे तो बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे। ठीक है, लगभग 100 पुत्र थे। ठीक है, तो उन 100 पुत्रों में से जो है सबसे महत्वपूर्ण आपका अशोका होते हैं। ठीक है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। देखिएगा नीचे फिगर में होगा। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, इनमें साम्राज्य की राजधानी पटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ठीक है, आज तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, तक्षशिला उत्तर पश्चिम में ऊपर बिल्कुल, और उसके ठीक मतलब नीचे, मतलब अगर मध्य एशिया में आपको जाना है तो तक्षशिला होते हुए आप जाओगे, और अगर आपको दक्षिण भारत में जाना हो तो आप उज्जैन होते हुए आप जाओगे, तो आपको उज्जैन देखने को मिलेगा। ठीक है, साम्राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र में साम्राज्य का बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत मतलब क्या यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, और एमपी हो गया। ठीक है, ये सब मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। और साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न तरीकों से, ठीक है, ये फिगर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के उस युग और प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल। ठीक है, ठीक है, महत्वपूर्ण नगर जो है वो ब्लैक से है, और मौर्य साम्राज्य का जो ये था नगर था वो रेड कलर से है। ठीक है, तो आप तक्षशिला देखो, यहाँ बिल्कुल मध्य एशिया में है। इसको मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये रहा तक्षशिला। ठीक है, और इसके ठीक यानी आपको इधर इधर की तरफ अगर आपको जाना हो तो इस तक्षशिला होते हुए जाओगे, और अगर आपको दक्षिण भारत में जाना हो यानी इधर जाना हो नीचे की तरफ, ठीक है, तो आपको उज्जैन मिलता है। ठीक है, तो तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और यहीं पर कलिंग है जहाँ पर अशोक जो है युद्ध में इतना खून खराबा देखते हैं कि उनका जो मन होता है वो विचलित हो जाता है, और उसके बाद वो युद्ध त्याग देते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ें। ठीक है, और यहाँ रेड कलर क्या है कि शिलालेख जहाँ जहाँ मिले हैं। ठीक है, तो गिरनार हो गया इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हो गया गिरनार। ठीक है, आपका हम गुज्जर हो गया। ठीक है, कौशाम्बी हो गया, सारनाथ हो गया, सब इम्पोर्टेंट है, रामपुर हो गया। ठीक है, ये है, याद रखिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, भाषाएं बोलते थे वे लोग, शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ठीक है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। ठीक है, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों की राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। यानी राज्य और साम्राज्य के बीच का अंतर क्या है वो यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, अंतर। ठीक है, राज्य और साम्राज्य के बीच में। इसी कारण इन्हें बड़ी संख्या में
कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। सही बात है, टैक्स वसूलना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत सारे अधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ना जाकर टैक्स मिलेगा, और उसके बाद सैनिकों को पैसा दिया जाएगा, उनके भोजन का प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, तो साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता है, अब एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता था आपका अशोक के टाइम में। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांव और शहरों के किसान पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ठीक है, मतलब जो पाटलिपुत्र उज्जैन हो गया, मतलब पाटलिपुत्र और ये आपका क्या हो गया, पाटलिपुत्र और जो है आसपास के इलाका, वहाँ पर सीधा सम्राट नियंत्रण करते थे। ठीक है, सीधा सम्राट नियंत्रण करते थे, ये रहा आपका। ठीक है, और जो आपका उज्जैन और उसके पास के इलाके थे, यानी थोड़ा सा दूर पड़ता था साम्राज्य से, यानी ठीक है राजा से, तो वहाँ जो है वो क्या होता था कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत या इन तक्षशिला उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, जो कि क्या होते थे कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, और यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। और उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था, और जो आपका दक्षिणी भारत हो गया वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव यह है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, अब नजराना क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। यानी कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, यानी सबको उनको देना रहता था। लेकिन नजराना जो है वो कोई अगर राजा से मिलने चला आया तो अपना नजराना लेकर के आते थे और उनको इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, ऐसे नजराना जो है वह विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब जैसे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं देने जाते हो आप, उसी तरीके से नजराना होता था। ठीक है, राजधानी में सम्राट। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उनके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सम्राट का जनता के सामने आने का अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है
और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। ठीक है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। राजा सामान्यतः ठीक है राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं उनकी हत्या करने की कोशिश ना करें। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र ठीक है बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, इस जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 570 बुर्ज और 64 द्वार है। ठीक है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा है। मतलब समझ रहे हैं ना कि जो पाटलिपुत्र था ठीक है वह एक विशाल और काफ़ी खूबसूरत घर था। ठीक है। इसमें 500 मतलब जो मौर्य का रहने का घर था महल था वो उसमें 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे। ठीक है। और वहाँ अगर 2 और 3 मंजिले वाले घर हैं तो वो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। ठीक है। जो बिल्कुल एकदम लगता था जैसे कि पत्थरों से बना हुआ है। और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। ठीक है। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। क्या क्या ला कर दें? तो हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर के दें। कौन लोग? तो जो जंगलों में रहा करते थे। ठीक है। वो लोग जो है मधु, लकड़ी, मोम और हाथी भेंट में ला करके जो है सम्राट को दे। अशोक एक अनोखा सम्राट के बारे में जानेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मतलब समझ रहे हो? पत्थरों में लिख लिख करके जो है मैसेज दिया जाता था कि हाँ भाई, जब जैसे मान लिया कि कोई भी संदेश पहुंचाना हो तो वो पत्थरों में लिख करके जो है वो अशोक संदेश दिया करते थे। और ये सबसे पहले शासक थे जो अभिलेखों द्वारा जो है वो संदेश दिया करते थे जनता को। ठीक है। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। अब कलिंग युद्ध का वर्णन करते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। ठीक है। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ठीक है। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है जब मैंने धम्म पालन करने का, धम्म याद रखिएगा, धम्म पालन इम्पोर्टेंट है, धम्म पालन करने एवं दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ठीक है। मैं जानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है। और सही बात है कि अशोक का जो बेटे हैं और पोते हैं वो युद्ध नहीं करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका कलिंग विजय के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है। लाखों लोग मारे जाते हैं, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। उनसे उनका बहुत विचलित होता है मन। और उसके बाद वो मानते हैं कि हम धम्म अगर मान लें तो हम धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना अच्छा है, बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। इसलिए उन्होंने शिलालेख बनवाना स्टार्ट किया।
शिलालेख अभिलेखों द्वारा संदेश पहुंचाने का स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक है, धम्म संस्कृत शब्द धर्म के प्राकृत रूप हैं, याद रखिएगा इसे। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले हैं। एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है, अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, यानी ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका, ये बिहार के रामापुर में रखा गया था, मिला था। ठीक है, अशोक के टाइम में बना था ये, और इसे अभी जो है वो राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अशोक का धर्म क्या था, जो प्राकृतिक भाषा का था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, याद रखिएगा। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा और अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे से व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है, ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों का मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था, और जानवरों के बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। तो अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महोत्तम नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म का शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों का यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुआं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था किएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है। ठीक है, अब बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्म कांड किसी काम के नहीं। ठीक है, इसके बदले लोग यदि दूसरे रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्यों हैं? ठीक है, ये उनका मानना था। ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मण तथा श्रवण को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें। ठीक है, अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता हो तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझाने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सा का बताया जो आज भी प्रासंगिक हैं। सही बात है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि। आधुनिक भारत के ज़्यादातर लिपियाँ पिछली सैकड़ों वर्षों की ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ यानी अभी जो लिपियाँ चल रही हैं
वो सैकड़ों वर्ष पहले जो ब्राह्मणी लिपि उत्पन्न हुई थी उसी का जो है वो रूप है। और यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं। ठीक है, इसे देखो, पहले ब्राह्मणी लिपि में आरंभिक में ये लिखा जाता आ, देवनागरी हो गया हिंदी में, बांग्ला में इसे ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है और मलयालम में ऐसे लिखा जाता है आ को। ठीक है, तो ये सब ब्राह्मणी लिपि से ही आए हैं। ठीक है, अशोक एक, ठीक है, अब अन्यत्र पढ़ लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालकों लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबा है तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। ठीक है, पत्थर और ईंटों से बनी है। ठीक है, इसके ऊपरी सतह सड़कों जैसी चौड़ी है। इसे दीवार को बनाने के लिए हजारों लोग का काम करना पड़ा। हर 100 और 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। और पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, इसके बारे में पता कीजिए। ठीक है, ये था। इसमें क्या क्या उपयोगी शब्द मिला हमें, साम्राज्य के बारे में जानने को मिला, राजधानी के बारे में मिला, संदेश वाहक, प्रांत, धम्म क्या होता है, इनके बारे में मिला हम लोग को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये रहा मेरा चैप्टर का एंड। ठीक है।